Okay, so biomolecules. Okay, now the idea of biomolecules is pretty simple. People tend to complicate it a lot. Biomolecules by themselves are non-living molecules. आप बोलो किसी को कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज खुद तो नॉन लिविंग है, फिर भी उनको बायो क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द लिविंग सिस्टम, दैट्स द आइडिया. इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि मॉलिक्यूल खुद नॉन लिविंग है, पर वो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो लिविंग सिस्टम नहीं बन सकता. दैट्स अ वेरी सिंपल आइडिया एंड वेरी ब्यूटिफुल आइडिया. नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप लिविंग सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सिंपल, उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में और फटाफट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बायोमोलिक्यूल्स का, जो थ्रू आउट द चैप्टर एप्लीकेबल होने वाला है. ठीक है, याद रखना है. बायोमोलिक्यूल्स आर मेनली पॉलीमर्स. अगर मैं इसकी केमिस्ट्री की बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स आर मेनली नेचुरल पॉलीमर्स. सिंपल. सो अगर पॉलीमर है तो हर पॉलीमर का एक मोनोमर तो जरूर होता है. पॉलीमर किससे बनेगा? पॉलीमर बनेगा मोनोमर से सर, ऑब्वियसली. अच्छा, मोनोमर के बीच में बॉन्ड भी चाहिए, दो मोनोमर के बीच में बॉन्ड चाहिए. तो हमारे पास कौन से बायोमोलिक्यूल है? तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, हमारे पास लिपिड्स है, और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स है. ये मेजर बायोमोलिक्यूल्स है. इनके अलावा वाइटामिन्स भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में ही इंक्लूड करेंगे. ठीक है, पर ये चार के ऊपर हम लोग फोकस करके बात करते हैं. तो इनका यूनिट पता होना चाहिए, इनका यूनिट पता होना चाहिए हर एक का. तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड. कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड. और मोनोसैकेराइड में भी स्पेसिफिक बोलूं तो ग्लूकोज है, मेनली ग्लूकोज है. मेनली कोई भी मोनोसैकेराइड हो सकता है, बट मेनली ग्लूकोज है. प्रोटीन का यूनिट कौन है? अमीनो एसिड्स. लिपिड्स का यूनिट कौन है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. तो आप, हाँ, जैसे एसिड का डेरिवेटिव एस्टर होता है ना, तो लिपिड किससे बनता है? फैटी एसिड्स. ठीक है. अच्छा, कोई आपको पूछे कि लिपिड का यूनिट, तो आप एस्टर ऑफ फैटी एसिड बोले या सिर्फ फैटी एसिड बोल दो तो भी बहुत है. न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है? ये तो बायो में बहुत डिटेल में किया हुआ है. वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में मॉडल दिया था. मॉरिस विल्किंस ने उसकी स्ट्रक्चर बताई थी साथ में मिलके. 1962 में तीनों को नोबेल प्राइज मिला था. ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये सब कुछ बायो की. तो न्यूक्लिक एसिड्स नहीं, तीनों को मिला था, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस. अच्छा, वो तो क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक किया था ना उसने, फ्रैंकलिन ने. वो तो हाँ उसको नहीं मिला था, बट ये तीनों को मिला था नोबेल प्राइज. न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है सर. अच्छा, हाँ, इनका लिंकेज कैसा है? बॉन्ड. दो मोनोसैकेराइड के बीच में या दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड्स कैसे, वो देखते हैं. लिंकेज यानी कि बॉन्डिंग. जैसे अगर मैं एकदम बहुत सिंपल भाषा में, जैसे किसी गधे को समझाना हो मुझे, तो मैं बोलूँगा कि पॉलीमर का मतलब एक दीवार, मोनोमर का मतलब एक ईंटा, ब्रिक, और लिंकेज का मतलब दो ब्रिक को जोड़ने वाला सीमेंट. मतलब किसी लेमैन को भी आप इस भाषा में समझा सकते हो कि पॉलीमर क्या है ना. तो वैसे लिंकेज यहां पर होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्या होता है ना? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑल्सो कॉल्ड अमाइड बॉन्ड्स. पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज. यहां पर एस्टर लिंकेज, ऑब्वियसली यार. व्हाट अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स? यूर बायो स्टूडेंट्स को तो पता ही होना चाहिए. न्यूक्लियोटाइड्स का बॉन्ड्स
फॉस्फोडाइएस्टर, वेरी गुड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कौन से कार्बन पे? C3 एंड C5, यस, C3 एंड, वेरी गुड, C3 एंड C5, है ना? ठीक है, तो फॉस्फोडाइस, तो ये एक अगर बेसिक बैकबोन अपने को मालूम है ना, तो अपने लिए काफ़ी आसान हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स को समझना। तो हर एक हम एक बायोमोलिक्यूल को उठाएंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, और इन डेप्थ पढ़ने के साथ साथ उसमें ये भी फंडा समझेंगे कि बॉन्ड्स कैसे हैं, यूनिट्स कैसे, सेम विद प्रोटीन, सेम विद लिपिड, सेम विद न्यूक्लिक एसिड्स। चल अब थोड़ा सा बुद्धि खोलने वाला काम करते हैं, है ना? कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब पानी, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन और पानी, ऐसा कैसा? क्योंकि हम तो बचपन से रट्टा मार रहे हैं सर, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन और पानी कहाँ से आ गया? सोचो जरा, कैसे? करेक्ट। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे C6H12O6 को लिखना है, यानी कि ग्लूकोज को मुझे एक्सप्रेस करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा CH2O द होल थिंग 6 टाइम्स, बरोबर? तो इट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और उसका हाइड्रेट, सिंपल, दैट्स वाई द नेम। तो हर नाम के पीछे लॉजिक होता है, हम फालतू में कोई भी नाम थोड़ी देते हैं साइंस में। हाँ, तो एक्सेप्ट व्हेन इट इज अ डाइसैकेराइड और अ ट्राइसैकेराइड, वहां पर क्या होगा? क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से वाटर लॉस होगा। तो मोनोसैकेराइड्स में, नाउ बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट मोनो यानी कि सिंगल यूनिट सैकेराइड्स में अगर मैं उसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं CH2O n टाइम्स, बस। वेर n कैन बी 3, 4, 3 मिनिमम होता है, 3 से चालू होता है। 3 से चालू क्यों होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता, 3 मिनिमम क्यों चाहिए ये भी बताऊंगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट नोट, ये भी काम आएगा, जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, तो मैंने सैकेराइड वर्ड यूज किया, कहां से आया सैकेराइड? यस, सैकेराइड इज द ग्रीक वर्ड फॉर sugar. So why are they called sugar? What is the quality that makes them qualified to be called sugars? Because they are soluble in water and they are sweet to taste. Are all carbohydrates called sugars? No. The polysaccharides are not called sugars. Why? Because they are not sweet to taste. Do this experiment, try कर लेना। No, they are not soluble in water also. They are not sweet to taste also. Starch is not soluble in water. Try करके देखो, starch soluble होता है? नहीं होता। वही बोल रहा हूँ, starch मीठा नहीं है, ग्लूकोज मीठा है। ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देखना। एक ब्रेड का टुकड़ा लो, ब्रेड किससे बना है? आटे से, मैदे से। क्या है वो? स्टार्च है। मुंह में रखो, बिना उसके ऊपर बटर या कोई शक्कर कुछ भी लगाए, ऐसे डायरेक्ट मुंह में रखो, चबाओ। शुरू में मीठा लगता है? नहीं, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, फॉर अ फ्यू मिनट्स चबाते रहो, उसको च्यू करते रहो। थोड़ी देर के बाद मीठा लगना चालू होता है, क्योंकि शुरू में खाया तब क्या था? स्टार्च था। फिर चबाते चबाते सलाइवा के अमाइलेज ने उसके ऊपर काम किया, अब वो डाइसैकेराइड बन गया, अब वो शुगर बन गया। पहले वो शुगर नहीं था, अब वो शुगर बन गया, तो अब स्वीट लगने लगा। लॉजिक सही है? क्यों? एग्जैक्टली। तो प्रोटीन का टेस्ट क्या है? प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग के लिए। शक्कर की हम लोगों को लत लगती है मीठा खाने की, क्यों?
क्योंकि शक्कर का टेस्ट मीठा अच्छा लगता है, प्रोटीन खाने की लत नहीं लगती, समझे? दैट्स वाई ये ऐसा कहते हैं ना, द बिगेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड इज नॉट स्मोकिंग और अल्कोहल, द ग्रेटेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड इज शुगर। दुनिया में हर आदमी दारू नहीं पी रहा, स्मोक नहीं कर रहा, पर मीठा या एटलीस्ट कार्ब्स तो हर आदमी खा रहा है ना, राइट? तो सबसे बड़ी आदत, सबसे बड़ी एडिक्शन है ये दुनिया की। खैर वो कभी और बात करेंगे इस पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज सबसे मेन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, आप बोल सकते हो। मोनोसैकेराइड समझ में आ गया। सैकेराइड, इंटरेस्टिंगली द वर्ड सैकेराइड इन हिंदी इज शक्कर, इन मराठी इज साखर, इन इंग्लिश इज शुगर, इट्स ऑल द सेम थिंग बेसिकली। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट इट्स गुड टू नो द नॉलेज वेयर इट कम्स फ्रॉम ना, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, है ना? इट कम्स फ्रॉम द ओल्ड हिंदी एंड मराठी एंड संस्कृत वर्ड्स ओनली, अ लॉट ऑफ इट, और एट द मोस्ट द ग्रीक एंड लैटिन। सो यहाँ पर ग्रीक वर्ड सैकरिन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड साखर और शक्कर। खैर, लिस्ट ऑफ शुगर्स, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट ऑफ शुगर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डायरेक्ट अगेन फैक्चुअल एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपको भी याद कर लेना पड़ेगा। अगेन ये एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं दिया, अलग अलग जगह से है, रैंडम है। मैं आपको एक साथ एक जगह लिखवा रहा हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? केन शुगर, फ्रूट शुगर, मिल्क शुगर, ग्रेन शुगर, केन शुगर का नाम क्या है? केन शुगर इज सुक्रोज। कहां से मिलता है? शुगर के। फ्रूट शुगर इज फ्रुक्टोज। कहां से मिलता है? फ्रूट्स में से। मिल्क शुगर इज लैक्टोज, ऑब्वियसली, है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ग्रेन शुगर इज माल्टोज, है ना, ये ग्रेन्स में बार्ली वगैरह में मिलता है ना, माल्टोज। ओके, शुगर सब्सटीट्यूट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिससे वो शुगर फ्री शुगर सब्सटीट्यूट्स, यानी कि जो मीठे होते हैं पर जिसमें कैलोरीज नहीं होती। तो डाइट में जो लोग खाते हैं ना, या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, शुगर फ्री होता है ना, जो शुगर फ्री संजीव कपूर यूज़ करता है ना ऐड में, गाजर का हलवा बनाता है वो। अच्छा, सो अब ये समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। इन व्हाट फॉर्म? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन ग्लूकोज फॉर्म। अगेन ये मिस्टेक, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं। व्हेन आई से इट इज प्रोड्यूस्ड इन व्हाट फॉर्म, आप बोलते हो स्टार्च। नो, इट इज प्रोड्यूस्ड एज ग्लूकोज, स्टोर्ड एज स्टार्च। तो प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ओके। Common examples are cane sugar, जैसे sucrose, glucose, starch, etc. Most of them have the general formula CxH2OY. अगर आपको, जैसा मैंने कहा, CnH2ON ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि डाई और ट्राईसैकेराइड्स में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। तो वहां पर आप ऐसा लिख सकते हो शुगर्स को CxH2OY, where x and y may or may not be same. ग्लूकोज में x और y सेम है, पर सुक्रोज में सेम नहीं है ना? Okay. So they were considered as hydrates of carbon. Obviously, the name carbohydrate was derived from that. अच्छा, all compounds which fit into this is a very interesting one. All compounds which fit into this formula are not carbohydrates. मतलब all apples are fruits, but all fruits are not apples. सारे carbohydrates CxH2OY में बैठते हैं, पर हर वो कंपाउंड जो CxH2OY में बैठता है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो जरूरी नहीं है। क्यों और फर्क कैसे समझेंगे, ये मैं बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड फिट्स इनटू दिस फॉर्मूला, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट।
Similarly, rhamnose, which is a carbohydrate, does not fit into this definition. तो ये एक्सेप्शंस है जो मैंने येलो में मार्क किए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अच्छा, what is the definition of carbohydrates? Very simple. They are polyhydroxy, optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or compounds which produce such units on hydrolysis. Now, how do you remember this definition for your boards? Obviously, नीट के लिए आपको definition समझना चाहिए, but boards में तो ये definition लिखने को आएगा. So, रट्टा मारने का क्या? रट्टा नहीं मारने का, थोड़ा दिमाग लगाने का, इंटेलिजेंटली. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ये क्या है देखो, 6 कार्बन एटम मैंने लिखे इन अ वर्टिकल चेन. हाउ डू यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? लास्ट वन विल बी CH2OH, फर्स्ट वन विल बी CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट वाला क्या है? CHO है, यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. एंड लास्ट वाला CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल. अच्छा, बाकी जो सारे हैं वो ऑल्टरनेट HOH होंगे. द OH एंड H. अच्छा, एक और चीज बहुत बच्चों के दिमाग में होती है कि सर ये वाला OH और ये OH जो है ना, ये हर बार ऑपोजिट साइड पे आना चाहिए. नहीं, जरूरी नहीं है. आप बैक टू बैक 2 या 3 OH भी सेम साइड पे लिख सकते हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू दैट. ठीक है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दोज विल मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनका नाम अलग होगा, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप नहीं लिख सकते. ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं एक रैंडम आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर इस तरह से. ये है ग्लूकोज, मान लो. ठीक है, मान लिया ये ग्लूकोज है. तो इस ग्लूकोज से मैं ये डेफिनेशन कैसे डिराइव करूं? मुझे डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझना है. ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये ग्रुप क्या है? तो आप बोलोगे एल्डिहाइड है. 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है. ठीक है, कायरल कार्बन दिख रहा है ग्लूकोज में, तो आप बोलोगे हाँ सर ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है. मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स 4 कायरल कार्बन्स. तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑब्वियसली 4 कायरल कार्बन है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. इनफैक्ट इसके 2⁴ यानी कि 16 ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर्स बनेंगे. बस आ गया डेफिनेशन. आर दे ऑप्टिकली एक्टिव? यस. पॉलीहाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी है देखो, एल्डिहाइड. यस. और अगर यही फ्रुक्टोज होता तो मैं एल्डिहाइड की जगह कीटोन लगाता. तो एल्डिहाइड और कीटोन, हाउ सिंपल इज दैट, राइट? ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, खत्म. तो इसमें एक तीर से 2 निशाने हो गए. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया और डेफिनेशन भी याद हो गया. स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे याद करना है. स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है ड्रॉ करना, डोंट वरी. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? पहले ये देख लो कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है स्ट्रक्चर के. ठीक है, हाँ ठीक है. इन ग्रीक सखारोन विच मीन्स शुगर, हम लोग को ये मालूम पड़ गया ऑलरेडी. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, तो हम लोग क्लास कार्बोहाइड्रेट्स का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन टेबल फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, टेबल फॉर्म में लिखते हैं. देखो कैसा है. कार्बोहाइड्रेट्स So carbohydrates are classified as monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Mainly ये 3. मोनोसैकेराइड्स मीन्स, मोनो मतलब 1,
तो मोनोसैकेराइड मीन्स 1 यूनिट ऑफ व्हाट? एप्पल नहीं, 1 यूनिट ऑफ शुगर. ऑलिगोसैकेराइड मतलब 2 to 10 यूनिट्स ऑफ शुगर. और पॉलीसैकेराइड मीन्स ग्रेटर देन 10 यूनिट्स. ग्रेटर देन 10 मतलब 50 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 50 लाख हो सकता है. आई डोंट केयर. ग्रेटर देन 10. ठीक है, ये समझा, यहां तक इजी है. हाँ, 50 लाख भी होता है. स्टार्च में तो लाखों करोड़ों होते हैं ग्लूकोज के यूनिट्स. स्टार्च में, सेल्यूलोज में. इट कैन मीन n number of units. That's the idea. अच्छा, so oligo, mono, poly. Poly means many, oligo means किसी. oligo का मतलब हेट्रो का मतलब डिफरेंट, oligo का मतलब फ्यू, थोड़ा सा. एक चैप्टर है बायोलॉजी में, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन. उसमें लास्ट पैराग्राफ में ऑलिगो यूरिया, पॉली यूरिया, एन यूरिया दिया हुआ है. पेशेंट को बिल्कुल यूरिन नहीं बन रहा है तो एन यूरिया, थोड़ा थोड़ा यूरिन बन रहा है तो ऑलिगो यूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है तो पॉली यूरिया. सो ऑलिगो मीन्स फ्यू. फ्यू मतलब 2 to 10 यहाँ पे. अच्छा, तो मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये पहला क्लियर कर लिया अपन ने. ठीक है, दूसरी चीज, इस मोनोसैकेराइड को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. into 2 types, that is aldose sugars एंड कीटोज शुगर्स. अल्डोज शुगर में क्या ग्रुप होगा? रॉकेट साइंस, अल्डिहाइड होगा. कीटोज शुगर में क्या ग्रुप होगा? कीटोन होगा. सीधी बात है यार, तो कोई भी बता देगा, है ना. अल्डोसिस एंड कीटोसिस. नाउ दीज aldose sugars are again further classified as per the number of carbon atoms. And the ketose sugars are again further classified as per the number of carbon atoms. ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में अल्डोज और कीटोस ये रहा, और मोनोसैकेराइड्स में अल्डोज एंड कीटोस, एंड अल्डोज और कीटोस में फर्दर क्लासिफिकेशन एज पर द नंबर, दैट इज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस. सेम पे इधर भी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस. ओके, अल्डोज में अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोज में कीटोन ग्रुप.
करेक्ट। कीटोज में कीटोन ग्रुप। अच्छा, ट्रायोज में 3 कार्बन, टेट्रोज में 4 कार्बन, पेंटोज में 5 कार्बन, हेक्सोज में 6 कार्बन। तो ये भी नाम बड़े लॉजिकल और सीधे सीधे नॉर्मल है, करेक्ट है। अब इशू कहां पे आता है लोगों को, सर हमको एग्जाम्पल याद नहीं रहते। प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का था ही नहीं कभी। प्रॉब्लम है वो आपको रैंडमली पूछेगा राइबोज, चलो बताओ अल्डो पेंटोज है कि कीटो टेट्रोज है कि अल्डो हेक्सोज है कि ओलिगो है, क्या है बताओ, या रैफिनोज या राइब्यूलोज। तो वहां पर गड़बड़ करते बच्चे। दे विल गिव यू रैंडम एग्जाम्पल्स एंड आस्क यू टू रिमेंबर those random examples belong to which category. That is where the question is. ठीक है ना? तो जरा उसके लिए आपके लिए इसको आसान कर देते हैं। अल्डोज एंड कीटो शुगर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, ध्यान से सुनना मेरा सवाल और बताना। अल्डोज एंड कीटो शुगर, aldehyde and ketone group are what type of isomer of each other? They are obviously functional isomer of each other. Obvious, which means aldehyde and ketone group है तो they will be functional isomer of each other as long as carbon atom number is the same. Obviously, क्योंकि isomer का definition ही वही है ना यार, कि molecular formula same and structural formula different. Triose, tetrose, pentose and hexose. अच्छा, ये हुआ मोनोसैकेराइड्स में अल्डोज कीटोस। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखना। वैसे बाय द वे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के ऊपर उन लोगों ने इतना ये नहीं किया, फोकस नहीं किया हुआ है, पर नीट में, बायो में भी और इसमें भी क्वेश्चन जरूर पूछ लेते कि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन जरूर पूछ लेते, बायो में भी, केम में भी। तो और प्लस जैसा मैंने कहा कि ये पूरे सारे स्ट्रक्चर आपको बायो के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत काम आने वाले। तो पढ़ने में डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा अपना, पर बहुत ही काम आएगा। चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, ट्रायोस। पहला पकड़ लो एल्डो ट्रायोस, सबसे पहला एग्जांपल ये रहा यहाँ पे, पहला एल्डो ट्रायोस। तो ट्रायोस मतलब 3 कार्बन चाहिए। अल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप होता है तो मैं पहले नंबर पे लिखूंगा, सबसे पहला मैं अल्डिहाइड लिखूंगा, ये तो पक्की बात है। अच्छा, और अल्कोहल में हमने रूल पढ़ा था कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, तो 2 OH है तो 2 अलग अलग कार्बन पे लिखने पड़ेंगे, ये भी पक्की बात है। स्ट्रक्चर, हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, हर कार्बन पे एक HOH आता ही है ना। कार्बोहाइड्रेट का तो रूल ही बोला ना मैंने ये, कि हर कार्बन पे एक H और एक OH, ये तो आएगा ही। तो सेम कार्बन पे 2 OH तो नहीं आ सकता। बात समझ में आई? तो मेरे को थोड़े से कॉमन सेंस और रूल्स याद रखने। मेरा पहला रूल ये था कि अल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है तो वो नंबर 1 पे आएगा। मेरा दूसरा रूल ये था कि OH ग्रुप कभी भी सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं आ सकते। तो ये जो लास्ट वाला टर्मिनल है तो इस पे तो CH2OH, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लिखना पड़ेगा, और ये हो गया CHOH। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? हाँ, 2 हाइड्रोक्सी है। क्या ये अल्डिहाइड है? हाँ। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ। तो ये अल्डो ट्रायोस बना। और इस अल्डो ट्रायोस का नाम क्या है? सोचो, बहुत इजी नाम है, बहुत इजी है, ध्यान दो ना, सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अच्छा, लॉजिक समझाता हूं, हिंट देता हूं, नाम बताना। ये CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल था जिसको ऑक्सीडाइज करके मैंने अल्डिहाइड बनाया, देखो, समझा? तो अगर मैं सिर्फ 3 कार्बन का अल्कोहल लिखता तो उसका नाम क्या लिखते आप? ग्लिसरॉल। तो अब नाम क्या हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ। अच्छा, कैल्विन साइकिल में फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, इसमें एक हाइड्रोजन हटाओ और फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, बन गया PgAl, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड।
जो बायो वाले स्टूडेंट बोलते अरे हाँ अच्छा यहाँ से आया, पता ही नहीं था। हाँ क्योंकि आप लोग रट्टा मारते हो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, बट उसका स्ट्रक्चर समझोगे तो इट्स सो इजी एंड सो ब्यूटीफुल एंड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि अच्छा ग्लिसरॉल था ट्रिपल यानी ट्राइऑल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल में हमने किया है, फिर उसको ऑक्सीडाइज करके ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाया तो ग्लिसरॉल का बना ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर उसमें फॉस्फेट लगाया तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एंड नाउ कम्स द ब्यूटीफुल पार्ट, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि इसका एक जोड़ीदार भी होना चाहिए ना। धाप का जोड़ीदार पागल था, याद है? DHAP और PgAl बायो PCB स्टूडेंट्स को तो ये बहुत प्यारा लगता है। PCB बच्चे बोलते हैं अरे सर चमक गया, अभी मज़ा आ गया। तो PgAl का भाई था DHAP, है ना। चल फॉस्फेट हटा देता हूँ मैं, फॉस्फेट हटा देते हैं तो GAL ग्लिसर एल्डिहाइड का भाई होना चाहिए DHA, इसका जोड़ीदार, क्योंकि दोनों आइसोमर है। और बाकायदा कैल्विन साइकिल में ऐसा बनाया भी है कि दोनों आइसोमेराइज होते हैं, आइसोमेरेज एंजाइम भी यूज होता है वहाँ पे। तो DHA क्या है मालूम है? अब देख ट्रायोस, कीटो ट्रायोस कैसा बनता है। कीटोन तो टर्मिनल नहीं है, बीच में आता है, तो CH2OH और CH2OH, ये देख डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर नॉर्मली CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 होता तो एसीटोन होता। इधर का हाइड्रोजन लगाया OH लगाया, हाइड्रोजन निकाला OH लगाया, 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन में लगाया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। हाँ अच्छा ये DHA, अब ध्यान से जो बच्चे ये समझ लेते ना एक बार, उनको अब क्यूरियोसिटी होती है हाँ यार सर ये तो सारे स्ट्रक्चर में होता होगा। हाँ होता है, अभी करेंगे अपन। एंड इफ यू सी बॉर्नवीटा की ऐड, उसमें वो लोग बहुत बहुत ऐड कर रहे हैं। इसमें है DHA, क्या है DHA ये, हाँ बॉर्नवीटा की ऐड में वो ऐड कर रहे हैं वो लोग एकदम कि हाँ हाँ DHA। कॉमन मैन को सुन के लगता है DHA कुछ होगा, भारी कुछ चीज़ होगी, कुछ नहीं है। DHA ये है जो आगे जाके तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है यार। वो तुमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है बस, है कि नहीं? नहीं देखो तो यही है कि ये लोग यूज करेंगे उन वर्ड्स को, ठीक है। अब लेमैन को पता नहीं DHA क्या है, अपने को पता है DHA क्या होता है भाई। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, अब ये इजी हो गया। एग्जाम्पल अभी कभी भूलेंगे नहीं। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड उसका भाई डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, मैंने यहाँ पे रेड में अलग से एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। स्ट्रक्चर भी याद रह जाएंगे। टेट्रोस, एक मिनट, हाँ देखो टेट्रोस में कीटो अल्डो टेट्रोस में था so aldotetrose example is erythrose, so ketotetrose is erythrulose। सेम वे अल्डोपेंटोज इज राइबोस, कौन से किस में मिलता है राइबोस? RNA में, अगेन बायो में राइबोस शुगर, तो यहां पे क्या होगा? राइब्यूलोज, है ना, राइब्यूलोज। एंड अल्डोहेक्सोस, आई मीन सीरियसली ये तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज यार, ये तो मुंह जबानी सबको याद है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बट वन दैट पीपल टेंड टू फॉरगेट इस ग्लूकोज के साथ उसका और एक भाई भी है, गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर अल्डोहेक्सोज शुगर्स। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है? दे बोथ आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। अब आप बोलोगे सर ये नया सुना पहली बार, एपीमर्स, एनोमर्स भी होते हैं, एपीमर्स भी होते हैं, इनएंशियोमर्स तो हमको मालूम ही है। तो इन शॉर्ट हमने ये देख लिया कि अल्डोटेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ट्रायोस, और कीटो में भी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए,
यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। One second. To make this as neat as possible. अच्छा, अभी ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं बिकॉज आई नीडेड स्पेस टू राइट, दैट्स व्हाई। चलो, ओलिगोसैकेराइड्स में तो 2 to 10 है, तो 2 यूनिट वाले होते हैं डाइसैकेराइड्स, 3 यूनिट वाले होते हैं ट्राइसैकेराइड्स, 4 यूनिट वाले होते हैं टेट्रासैकेराइड्स, है ना? डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। 2 units, 3 units and 4 units। 2 यूनिट वाले डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ट्राई का C18H कितना होना चाहिए? सोचो, 33 की 34? C6H12O6 का 3 टाइम्स ना, 32 O16। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालने का, थ्राइस करने का और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालने का। हाँ, फिर यहां पर 4 टाइम्स करने का, मतलब 12 4 48, और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालने का, मतलब H42 और O21। समझा? ऐसा फंड है। मैं समझाऊंगा अभी अभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे आएंगे ना तो समझाऊंगा। बट अब डाइसैकेराइड्स में एग्जाम्पल कौन से याद करने हैं आपको? तो एग्जाम्पल 3 याद करने हैं, लैक्टोस, माल्टोस एंड सुक्रोस। Yes, lactose, maltose and sucrose. Easy way to remember it is LMS, Learning Management System. LMS, lactose, maltose, sucrose. Easy. Trisaccharide, only one example. Raffinose. वो रैमनोज है, जो एक्सेप्शन है वो रैमनोज है। एंड टेट्रासैकेराइड का एक ही एग्जांपल स्टैकियोज। टेट्रासैकेराइड का एक ही एग्जांपल स्टैकियोज। अब आता है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। लैक्टोज में 2 यूनिट है, क्या 2 यूनिट है? यस, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इजी वे टू रिमेंबर, लैक्टोज विद गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो सब में भाई, तो ऐसा याद कर सकते हो, लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको तो इजी हो जाएगा याद करना। लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज इज नो, माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डबल ग्लूकोज। दैट्स वाई ग्रेन्स खा के अपने को एनर्जी मिलती है।
मॉल्ट शुगर, मॉल्ट विस्की भी होती है, पता है? अल्कोहल बनाने के लिए जो ग्रेन्स यूज होते हैं ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और सुक्रोज में होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। व्हाट अबाउट रैफिनोज? एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रुक्टोज प्लस एक गैलेक्टोज, तीनों का एक एक, समझे? एंड स्टैकियोज इज इंटरेस्टिंग, एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रुक्टोज प्लस 2 गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बड़ा है तो उसको 2, बड़ा नाम, फॉर्मूला सेम है, हाँ फॉर्मूला सेम। बात समझ में आई? बहुत सारा मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया इसमें, एक ही टेबल में घुसा दिया, बट ये एक टेबल कर लिया तो कार्बोहाइड्रेट समझो हो गए। ऐसी हाल, ऐसा ये है, मतलब इसमें सारे एग्जाम्पल, फॉर्मूले, उसके क्या क्या उसके अंदर आता है, वो पार्ट आपका काफ़ी हद तक इस टेबल से एक से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Okay, I'm not writing the examples of polysaccharides. Should I write? I should write here. नहीं तो table will look incomplete. Polysaccharides का example है starch and glycogen. Glycogen, by the way, is also called glycogen को दूसरा नाम भी है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि जैसे प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, एनिमल्स जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। हमारी ये जो मेरा चबी चिक्स है ना, ये चर्बी डबल चिन चर्बी इस ग्लाइकोजन, इसके ऊपर गाना बनाने वाले अभी, जैसे वो बनाया ना, हाय गर्मी, ऐसा हाय चर्बी करके गाना बनाएंगे यहाँ पे। चल, सो यहाँ पे यू हैव स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। या polysaccharides are polymers of glucose. As I mentioned, they can be polymers of any monosaccharide. But in nature, all the ones that are found are all glucose के polymers. समझे? हाँ, अब यहाँ पर फंडा ये है कि नेचर में ज़्यादा क्या मिलता है हम उसको स्टडी करते हैं, ऐसा है। खास करके एनसीईआरटी में तो पूरा फोकस उस पर ही है। स्टार्च डेफिनेटली, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम ग्लाइकोजन अगर हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसको हम ब्रेक डाउन भी इजीली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। Which is easier to digest, vegetable or meat? Plant, starch. आइडियली तो अच्छा डाइजेशन करना है तो प्योर ग्लूकोज खाओ ना, ग्लूकॉन डी पियो मस्त एकदम, कोई टेंशन ही नहीं, एनर्जी से मतलब है। दैट्स वाई वो इंस्टेंट एनर्जी, वो भी एक ऐड आती थी ग्लूकॉन डी की, एक बच्चा धूप में खेल रहा है, फिर वो सन ऐसा उसको स्ट्रॉ लगा के बच्चे को चूस लेता है पूरा, हाँ, फिर बच्चा ग्लूकॉन डी पी लेता है, ऐसा पागल रणवीर सिंह बन जाता है, फिर एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है वो। बट इन शॉर्ट, ग्लूकोज इज डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। खैर ठीक है, सो अभी जो हमने डिटेल में पढ़ा वो एनसीईआरटी में क्या बोलता है उसी को सेम अलग भाषा में सेम चीज़ों को फटाफट कर लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनो को हमने और फर्दर क्लासीफाई किया, जो इसमें नहीं दिया हुआ है बट हमने कर लिया, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट टू टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड
नॉन शुगर्स, ये मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दे दिया कि स्टार्च जो है वो स्वीट नहीं होता। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जो बच्चों ने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ लिया है वो तो बोलेंगे हाँ ऑब्वियस है, आप बोल रहे हो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग तो हमने किया ही है ना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, हाँ, फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट और स्किफ्स टेस्ट, इनफैक्ट हमने बेनेडिक्स भी किया था। हाँ, तो यहां पर हमारा दिमाग हमको बोलता है कि हाँ एल्डिहाइड शुड गिव दीज टेस्ट्स, कीटोन शुड नॉट गिव दीज टेस्ट। तो उस लॉजिक से ग्लूकोज शुड गिव द रिड्यूसिंग शुगर एंड फ्रुक्टोज शुड नॉट बी द रिड्यूसिंग शुगर, करेक्ट? पर ये रॉन्ग है, एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग टू मेनी पीपल, बिकॉज अपन वो दिमाग लगाते हैं अपन जो अपना एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े, बट एक्चुअली वैसा है नहीं, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। When I say aldehydes and ketones में से aldehydes are reducing and ketones are non-reducing. As a functional group, aldehydes reducing है, ketone non-reducing, और सच बात है, सही बात है ना। तो aldehyde खुद ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देता था फेलिंग्स, टोलेंस, स्किफ्स के साथ, ये भी हमने देखा। बट मैं शुगर की बात कर रहा हूँ ना, सो इट इज नॉट ओनली द फंक्शनल ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल to determine its reducing nature. क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। It is not only the functional group that can clearly determine its reducing nature, and this is where this comes into the picture. ध्यान से देखना, reducing sugars में सब लोग ग्लूकोज को रखते हैं ये सोच के कि हाँ एल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग तो होगा ही, चलो मान लो सही है। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, और इनफैक्ट फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। The only non-reducing one that you are going to study in your syllabus, in your NCERT, is actually sucrose. अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये वाला कि कीटोन है फिर भी रिड्यूसिंग है, ऐसा क्यों है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखो, मैं अभी डाइसैकेराइड्स का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो ये समझ में आएगा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल के लिए ये फंडा याद रखना, फंडा नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन याद रखना कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज रिड्यूसिंग होते हैं और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। क्यों होता है ये थोड़े आफ्टर फ्यू मिनट्स वील अंडरस्टैंड वंस वी गो टू डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर्स। But for that you need to understand the Haworth projection, cyclic structures, etc. बहुत कुछ है, तो अभी घाई नहीं करते, चलो we'll come to that. अच्छा, monosaccharides are classified on the basis of number of carbon atom, we know this, all that is nonsense. हेप्टोज का एक ही एग्जाम्पल आपके बायोलॉजी में है, शायद याद हो तो, याद है नहीं, हेप्टोज का एक ही एग्जाम्पल बायो में है, सीडोहेप्ट्यूलोस। हाँ, इट इज एन इंटरमीडिएट, इट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, है ना। खैर, राइप ग्रेप्स, मीठे हुए जो राइप ग्रेप्स होते हैं, मीठे अंगूर होते हैं, दे कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स। अगेन दिस इज दिस थिंग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने फ्रूट शुगर को फ्रुक्टोज लिखा था, जनरली फ्रूट शुगर नाम है उसका, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रूट्स में सिर्फ फ्रुक्टोज होता है। ध्यान देना, स्वीट फ्रूट्स, हनी एंड राइप ग्रेप्स कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज तो सब जगह है लिविंग सिस्टम, इन शॉर्ट ग्लूकोज हर जगह है, लिविंग सिस्टम में ग्लूकोज हर जगह है। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट वो लोग ने जंप मारा ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, पर हम उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है।
structure. Now, why glucose is so important for you to remember the structure? By the way, when you are appearing for your boards, ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने को बोला जाता है. 3 मार्क के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पूछा जाता है. इट्स अ वेरी व्हाट इज ए कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन 3 मार्क के लिए, जिसमें आपको साइक्लिक एज वेल एज ओपन चेन दोनों स्ट्रक्चर बनाने होते हैं और डिफरेंट इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स भी बनाने होते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखना. ग्लूकोज इज नेम्ड एज डी ग्लूकोज. डी ग्लूकोज, इसमें जो ये पॉजिटिव साइन है, व्हाट डज इट मीन? हमने HDA चैप्टर में देखा पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है. पॉजिटिव साइन का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना. हाँ, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आई वुड से 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल 100%, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स वो 2 साल 11th-12th की पढ़ाई कर लेते हैं, नीट दे देते हैं, जेई दे देते हैं, बट उनको पूछो ना डेक्स्ट्रो और डी में क्या फ़र्क है, नहीं पता होता, रट्टा मार रहे हैं. वैसा नहीं करना अपने को. देखो ध्यान से, फ़र्क समझ लेते हैं. मैंने ये क्लियरली कहा था कि स्मॉल डी एंड स्मॉल एल विच आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर enantiomers. Of course they are enantiomers, that is optical isomers, but they are determined. How are they determined? स्मॉल डी स्मॉल एल क्या स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं? करेक्ट. तो दे आर डिटर्मिन्ड बाय पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू देम. By passing plane polarized light through these samples in an instrument called polarimeter. मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढना पड़ेगा. ये स्ट्रक्चर देख के कोई भी नहीं बता सकता कि अच्छा ये वाला डी है, ये वाला एल है. बोलो हाँ कि ना. कौन सा? स्मॉल डी और स्मॉल एल. स्मॉल डी और स्मॉल एल. तो सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि सर फिर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आप बोलते हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो जब डी और एल पता ही नहीं है तो मैं ड्रॉ कैसे करूं. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी केम अप विद द आइडिया ऑफ ड्रॉइंग एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस. वी केम अप विद द आइडिया ऑफ ड्रॉइंग absolute configuration, and those absolute configurations are called D and L forms. They are called absolute configurations of glucose. क्या बोलते हैं उसको? Absolute configurations of glucose. Just okay. So absolute configurations of glucose. और glucose क्या? Any carbohydrate. Capital D and capital L, you can look at the structure and say कि हाँ ये कैपिटल D है, ये कैपिटल L है. उसको अपन D फॉर्म, L फॉर्म या D सीरीज या L सीरीज ऐसा वर्ड यूज करेंगे. क्या बोलेंगे? D फॉर्म, L फॉर्म, और विल कॉल इट D सीरीज और L सीरीज. इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है. बहुत बार मैं ये अभी कंटाल चुका हूं मैं एक्चुअली बच्चों को बता के, बट ऑब्वियसली मेरा काम है बताना. बहुत बार बताता हूँ, फिर भी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. कई बच्चे करते हैं कि कैपिटल डी में लिखा, मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, तो बच्चे बोलते हैं सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अरे कैपिटल डी स्मॉल डी फर्क है. स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको प्लस साइन से बताया जा सकता है. स्मॉल एल का मतलब लीवो रोटेटरी, उसको माइनस साइन से बताया जा सकता है. तो कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से. समझ में आ गया सर. जानेंगे कैसे? जानेंगे कैसे कि कैपिटल डी कब बोलना है? अब दूसरा सवाल आता है दिमाग में कि सर हाँ अच्छा समझ गए, कैपिटल डी और स्मॉल डी अलग है, कैपिटल एल और स्मॉल एल भी अलग है. पहचानेंगे कैसे ये बताओ. तो जानना भी आसान है बॉस. कैपिटल डी जब बोलेंगे जब OH ग्रुप of last chiral carbon, OH group of
is on right side. OH group of the last chiral carbon. जब हम चेन को लिखते हैं तो चेन में देखने का, अच्छा कायरल कार्बन कितने ग्लूकोज के, 1 2 3 4, ये चौथा वाला आखिरी है, इसका आखिरी वाले का OH ग्रुप राइट साइड पे था, हाँ तो ये D है. तो कॉमन सेंस L क्या होगा बेटा, तो OH ग्रुप, हाँ OH ऑफ लास्ट कायरल कार्बन ऑन लेफ्ट साइड. ये इस तरह से बनाया गया ताकि, हाँ क्योंकि ये तो पता है ना, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम हर बार पोलारीमीटर लेके घूम रहे नहीं, हम थोड़ी पोलारीमीटर लेके घूम रहे. अच्छा इसका बताओ, हाँ रुको, लिया ग्लूकोज, सॉल्यूशन बनाया, पोलारीमीटर में डाला, लाइट पास की, अच्छा ये डेक्स्ट्रो है, हो गया, एग्जाम खत्म हो गई. तो स्ट्रक्चर देख के बताने के लिए कुछ तो ऐसा दिमाग लगाना था. तो दिमाग क्या लगाया कि कॉन्फ़िगरेशन को बता दो. जैसे सिस ट्रांस कैसे इजीली बता सकते हो ज्योमेट्रिक आइसोमर देख के कि हाँ दोनों ग्रुप एक साइड है तो सिस, ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस. वैसे यहाँ पर इसको बेसिकली अगर मैं एक सीधी सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो दिस इज मोर लाइक अ कन्वीनियंस थिंग वेयर वी हैव डिसाइडेड, अच्छा हाँ ये देख के ये बताना, ये देख के ये बताना. राइट साइड पे देख के डी बताना, कैपिटल डी, और लेफ्ट साइड पे देख के एल बताना, कैपिटल एल. Yeah, yes, definitely. And that is why these are called the absolute configurations. And now comes the catch here. Now comes the catch. And this is where the mistakes happen. Public लिखती है कैपिटल डी और तुम्हारे दिमाग में डी इतना ज़्यादा पक्का बैठ चुका है कि डी के बाद तुम्हारा फटक से प्लस साइन आता है. क्या डी के साथ माइनस साइन पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है कि तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, ड्रॉ करते वक्त OH ग्रुप को राइट साइड पे बनाए तो कैपिटल डी, पर पोलैरिमीटर में डालने के बाद वो लेफ्ट साइड गया. तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल डी के साथ पॉजिटिव ही आएगा. बात कैसे एग्जैक्टली, तो कैपिटल डी क्या है, हमारा ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या है, वो उसकी लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी जो नेचर ने उसको बना के दी है, वो हमारे हाथ में थोड़ी है यार. बात समझ में आ गई? सिंपल. अच्छा अब क्वेश्चन जरा देखते, क्वेश्चन क्या, अब स्टेटमेंट जरा देखते हैं हमारे एनसीईआरटी वाले भाई लोग क्या बोलते हैं. तो बोलते हैं डी, कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर. सही है. आप बोलोगे हाँ ये तो अभी हमको पता चल गया, समझ में आ गया. अच्छा, D and L have no relation with optical activity. मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली, कुछ और नाम सोच लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि बच्चे कैपिटल डी और स्मॉल डी में कंफ्यूज होते ही रहते जिंदगी भर. बट ठीक है, अब जो है वो है. So they are not related to the letter small d and small l. D and L क्या है? D and L indicate relative configuration of the stereoisomer. Stereoisomer मतलब जो हम लोग, जिसमें हम लोग एटम्स की पोजीशन चेंज करते हैं उसको स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना. ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल दो आता है उसमें, हमने किया हुआ है. स्टीरियोआइसोमर विद रिस्पेक्ट टू configuration of some other compound, configuration of which is known. फालतू, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वाली, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द रिलेशन इज विद रिस्पेक्ट टू आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड. क्यों? मैंने अभी एग्जांपल में सबसे पहला क्या लिया था, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या था, एक ही असिमेट्रिक कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो ये देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड में पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड, नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो उन्होंने क्या बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये जो है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एनसीईआरटी वालों ने तो बाकायदा मेहनत की ना, पोलैरिमीटर में डाला, चेक किया और फिर यहाँ लिखा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. लेकिन तुमको ये याद करके जाना पड़ेगा.
समझे बात को? एक तो मतलब इनको ना उंगली इतनी है ना कि ये पॉजिटिव लिखेंगे फिर हाइफिन डालेंगे ताकि बच्चे को और कंफ्यूज करो, फिर नेगेटिव फिर हाइफिन। जान ले लो बच्चों की। हाँ वो नेगेटिव साइन ही इसलिए उसको ब्रैकेट कर दिया। नहीं मतलब सिंपल नहीं करते यार ये लोग, फालतू में कॉम्प्लिकेट करते रहते। अच्छा तो यहां पर फर्स्ट या लास्ट कायरल कार्बन तो एक ही है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में फर्स्ट हो या लास्ट हो, कायरल कार्बन तो एक ही है। OH ग्रुप राइट साइड पे, तो ये क्या हुआ? ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ। बोलो हाँ कि ना? कैपिटल डी। और यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट में, तो ये क्या हुआ? L। ओनली फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड स्मॉल डी एंड कैपिटल डी सेम, स्मॉल l एंड कैपिटल L इज सेम। अब ये नया स्टेटमेंट, इन्होंने क्या बोला कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, इसको बनाओ हमारा प्रतिनिधि, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, है ना? ये है हमारा राहुल गांधी, ये जाएगा आगे। बैड एग्जाम्पल बट ठीक है। तो मोदी कौन से बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो DNL देखा जाए तो यहां पर फंडा ये था कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव तुम हर बार तो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुमको पोलैरिमीटर की जरूरत पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। पर DNL के लिए ये तय कर लो कि आखिरी कायरल का जब OH राइट साइड पे हो तो D बोल देना, लेफ्ट साइड पे हो तो L बोल देना। फिर वो साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव है वो देखा जाएगा। बोलो। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड का स्मॉल डी और स्मॉल एल वो फिक्स मिलेगा आपको अगेन एज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, रिमेंबर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इन केमिकल काइनेटिक्स। आई हैड क्लियरली मेंशन्ड ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली ढूंढो, मॉलिक्यूलरिटी देख के बताओ। सेम कॉमन सेंस यहां पे अप्लाई करना है। डेक्स्ट्रोलीवो को एक्सपेरिमेंटली ढूंढो, डी और एल को देख के बताओ। बस इतना आसान, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। सही है? क्यों है ना? ये क्या है? ये है ना डी प्लस माइनस दोनों फॉर्म होंगे ना बेटा। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल दिया तो एक डेक्स्ट्रो एक लीवो फॉर्म बनना ही बनना है ना? अच्छा, सो हियर द आइडिया इज what we write on paper, that's it, that is what we are concerned about। ठीक है, एक्सपेरिमेंट घर पे जाके करना, अभी पहले लिख के बता डी ए के एल, बस इतना क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है ना। सो डी जो है वो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैपिटल डी वाली डी कॉन्फ़िगरेशन, और एल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है। अच्छा, सो अब मुझे बताओ, इफ आई वॉन्ट टू राइट, लेट्स से आई मेक दिस स्लाइटली इंटरेस्टिंग फॉर यू। Now I will teach you how to draw the structure of glucose fructose along with its isomers. अब ये जैसा मैंने कहा कि ये बोर्ड्स में तो बहुत ही काम आने वाले हैं और नीट में जेई में भी बहुत काम आता है, वैसे तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम। अरे वाह, नाइस। व्हेन इज इट? इज द डेट्स आउट? अच्छा, so because this year they might be holding it late, I thought. Of course. अच्छा, अब देखते हैं, मुझे बनाना है डी। अच्छा, ग्लूकॉन डी, वही डी पता है ना,
कुछ बच्चे वो भी पूछते हैं सर ग्लूकॉन डी क्यों होता है? हाँ, कैपिटल डी। तो वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख के देते हैं ना वो लोग, ग्लूकॉन डी दैट इज एक्सट्रोस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ग्लूकॉन लिखा है। ग्लूकोज डी भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट ग्लूकोज डी भी एक ब्रांड है, जैसे ग्लूकॉन डी आता है वैसे ग्लूकोज डी भी आता है। सस्ता ब्रांड है इसलिए एडवर्टाइज नहीं आता उसका। अच्छा, 6 कार्बन एटम सब में, 6 कार्बन एटम सब में, 6 कार्बन एटम्स। आप लोगों को आप बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास है झोल प्यारा सा ये 1 नंबर। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कर लो, हम कर रहे हैं अपना। चलो, अच्छा, डी ग्लूकोज की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो CHO, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल होता है, मतलब नंबर 1 लेगा। एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है, ये तो हम लोग हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वो नंबर लेगा। तो डी ग्लूकोज में सबसे नंबर 1 पे मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, दैट इज CHO। तो एल ग्लूकोज, ग्लूकोज पे तो एल्डिहाइड और कीटो, मतलब एल्डिहाइड ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्लूकोज क्या था, अल्डो एक्सोस था, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, इसको देखना ध्यान से बच्चों। अरे आप सॉरी, क्या कंफ्यूज, हाँ इसको देखो। सो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास OH, जैसा मैंने बताया था आपको, बैक टू बैक यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑल्टरनेट है। हाउ डू आई जज दिस? एंड स्टूडेंट्स फील कि ये टफ है स्ट्रक्चर बनाना, इसको याद करना, बट मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो, तो CHO मैंने बना दिया नंबर 1 पे, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लैरिटी है कि टर्मिनल ग्रुप होता है, 6 कार्बन है, ये भी पक्का मालूम है। फिर बनाना है दूसरे टर्मिनल पे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? यानी कि CH2OH। अच्छा, अब बाकी बचे कुचे जो कार्बन हैं उस पे 2-2 बॉन्ड बच गए। हाँ, और सब पे OH छोड़ो, सब पे ऑल्टरनेट HOH 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 आना ही है। The only thing is what you have to pay attention to is we should know that glucose has 1, 2, 3, 4 chiral carbons, which means this is my main one, this is the last chiral which is going to decide yes or no. मेरा कॉन्फ़िगरेशन ये डिसाइड करेगा। यही मेरा कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा, है ना। अच्छा, so when I say D, I know OH group on right side, H on left side. When I say L, I know OH group on left side, H on right side. So OH group on right, OH group on left. उससे मैंने ये D और L तो तय कर लिया। मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव यानी डेक्स्ट्रो लिवो से कोई लेना देना नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आएगा स्ट्रक्चर देख के। ठीक है, तो ज़्यादा अपने को 30 मार खान नहीं बनना है। हाँ। अब आता है बाकी, सिर्फ फिल करना है, जगह फिल करनी है और कुछ नहीं। एक बार यहाँ पे बना दिया ना, तो OH H H OH OH H, सिंपल। तो यहाँ पे आएगा OH H H OH OH एंड H। बन गया डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। चेक, बताता हूं। व्हेन आई से ऑल्टरनेट HOH मतलब क्या, मैं समझाता हूं। नाउ नोट द स्ट्रक्चर हियर, नोट द स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का। These two OH groups have to be back to back on the same side, on the right side. Which is the deciding one, 5th carbon or 4th carbon?
फिफ्थ कार्बन, दिस वन, ये वाला डिसाइडिंग कार्बन है। क्या है ये वाला? डिसाइडिंग कार्बन है ना? अच्छा, ओके। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन द माइंड्स ऑफ एवरीबडी इज, सर आपने ये किस बेसिस पे किया कि ये दो OH आपने सेम साइड पे लगाए और यहाँ पर आपने OH इधर और इधर यानी कि ऑपोजिट साइड पे लगाए? दैट इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस। सो सिंपल, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ आपको याद रखना है वो ये कि ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी फॉर्म ओनली। क्या बोला मैंने? ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी फॉर्म। इनफैक्ट आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको एल फॉर्म कहीं मिलेगा ही। देखो डी डी, ये एल इन्होंने एग्जाम्पल के लिए ये बनाया हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड का, बस। बाकी सब के सब जगह आप देखो आपको वो लोग सिर्फ डी बना के देंगे, एल बनाएंगे ही नहीं। देख रहे हो? आप पूरी एनसीईआरटी छान मारो, नहीं मिलेगा। देखो अल्फा डी, बीटा डी, देखो अगेन अल्फा डी, बीटा डी, मतलब मैं कितने भी पेज आगे जाऊं आपको वही मिलने वाला। देखो अल्फा डी, बीटा डी, आपको डी फॉर्म ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज पहली बात उनको पता है एल फॉर्म लिखने से बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, तो एल फॉर्म लिखने का नहीं रहता एक्चुअली। मैंने क्यों लिखा? ताकि आपको मैं समझा सकूं। ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये जो लास्ट कायरल कार्बन है इसका क्या रोल है और इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड आने पे कैसा दिखता है। What you have to remember is only first statement जो मैंने क्या बोला? What you have to remember? All natural sugars are D, capital D, D form, D series. I did not say dextro. I said D form, D configuration. हाँ, अच्छा एक दूसरी बात, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो आप इस साइड लिख रहे हो, क्या बोलते हैं, फिफ्थ कार्बन पे जो साइड पे OH लिख रहे हो, फोर्थ वाले पे भी वही साइड पे आएगा और बाकी सब जगह ऑपोजिट आते जाएगा। जैसे फोर्थ का आपने राइट पे लिखा तो थर्ड का लेफ्ट पे आ जाएगा, फिर सेकंड का वापस राइट पे आ जाएगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड ऑल्टरनेट, बट दैट ऑल्टरनेट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर ग्लूकोज का फोर्थ और फिफ्थ। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मेरे भाई। देख मैं नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। अच्छा, सेकंड वाले का OH राइट को था, थर्ड वाले का लेफ्ट को था, फोर्थ वाले का राइट को था, तो फिफ्थ का लेफ्ट को आना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि मैं ऑपोजिट साइड्स लिखने की बात कर रहा हूं। समझा? बट ग्लूकोज में एक एक्सेप्शन याद करके जाना। मैं वही तो कह रहा हूं, स्टेटमेंट याद रखना कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में ऑपोजिट साइड्स लिखते जाना। OH 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 OH, ऐसा एक OH इधर लिखा, फिर एक इधर, फिर एक इधर, बस फोर्थ और फिफ्थ को ऑपोजिट मत डालना, सेम साइड डालना। समझा? तब जाके आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सही तरीके से बन जाएगा। So that is what I meant by alternate. When I say alternate HOH, मतलब everywhere you will put it on opposite sides except fourth and fifth. Now the idea is simple. The fourth one, check. Now why this happened? अभी ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों? फोर्थ और फिफ्थ पे आपने कैसे क्यों बोला सेम? क्यों हम ऑपोजिट साइड पे नहीं लिख सकते? ये भी सवाल आपके दिमाग में आएगा, आई नो, इसलिए बता रहा हूं। ध्यान देखो, ध्यान से देखो। कंपेयर दीज टू स्ट्रक्चर्स। कंपेयर, चलो कंपेयर करो, इन दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे। याद है व्हाट आई सेड अबाउट मिरर इमेजेस? कैन यू सी दिस? समझा मैंने क्या किया? नहीं समझा? अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक मैजिक करते हैं, तब जाके इसकी ब्यूटी असली समझ में आती है। हाँ। अच्छा, अब मैं इसको हटा के ऐसा करता हूं, मैं यहां OH लिख देता हूं
यहां H लिख देता हूं। हाँ, तो जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा तो इसकी ब्यूटी अपने को समझ में आएगी कि अच्छा एक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पे। And this is why we would be able to appreciate, this is how we would be able to appreciate mirror images superimposing or non-superimposing on each other. Now I'm just lifting the whole image and I'm placing it on top of this. Check. Literally everything overlaps except the fifth carbon. Which means all others have to be maintained in the same position. So fourth और fifth same side पे कैसे आया? क्योंकि बाकी सब मुझे मेंटेन करना था। फिफ्थ वाला डिसीजन मेकर था ना, तो फिफ्थ वाले ने जब राइट पे आया तो ये दोनों सेम साइड पे आ गए, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये डी बन गया और ये इधर चला गया तो ये एल बन गया। तो फिफ्थ वाला, बाकी सब तो फिक्स था, पहले से तय था भाई। अब समझ में आया? हाँ, करेक्ट। उल्टा करने का, मैं वही तो कह रहा हूं, फर्स्ट टू थर्ड पहले से नहीं जाने का, उल्टा करने का। पहला डी या एल लिख लेने का, बराबर है। अगर एल फॉर्म लिख रहे हो ना तो चुपचाप देखो, लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, इजी है, समझे? एल फॉर्म में इधर OH देखो, लेफ्ट पे ये मेरा कर्सर घूम रहा है, फिर राइट पे आया, फिर इधर लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे आया। तो याद क्या करना है, मैं एल से लिखा और फिर घुमाना चालू किया ऑपोजिट साइड्स पे। डी में गड़बड़ है ना, बिकॉज डी वाला बोलता है मैं फिफ्थ को राइट पे रखूंगा और फोर्थ वाला बोलता है मेरा तो राइट पे पहले से फिक्स था। तो 2, 3 एंड 4 वर फिक्स्ड। 2 पे राइट, 3 पे लेफ्ट, 4 पे राइट, दीज वर ऑलरेडी देयर। द ओनली वन, हाँ वो तो पता ही है, एग्जैक्टली वैसा याद रखो। सेकंड का राइट, फिर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, और फिफ्थ वाले पे डी या एल देख के लिख दो। डी है तो राइट पे लिखना, एल है तो लेफ्ट पे लिखना, बात ही खत्म हो गई। बट इन दोनों में एक चीज समझ में आई पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से, कि डी एंड एल फॉर्म्स, दे डिफर ओनली इन वन कार्बन एटम, दे डिफर इन कॉन्फिगरेशन अराउंड वन कार्बन ओनली, है ना? And such structures are called epimers of each other. आइसोमर में तो बहुत सारे कर लिए, मेटामर, टॉटोमर, ये मर सब मर गए। अब ये नया मर आया, कौन सा? एपीमर। एपीमर मतलब टू कंप्लीटली स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स विच आर कंप्लीटली आइडेंटिकल एक्सेप्ट एनी वन कार्बन एटम। समझ के? इसके बाद नहीं ना, ओनली वन, नॉट एटलीस्ट वन, सॉरी, इफ आई यूज द वर्ड एटलीस्ट वन देन आई वाज रॉन्ग। ओनली वन, जो सब कुछ सेम है, केवल एक कार्बन के आजू बाजू उनकी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है। ओके, उल्टी मतलब वाली उल्टी नहीं, लैटरल इन्वर्जन वाली उल्टी। कैसे? दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, या फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, एक माल्डिहाइड। हाँ आइडेंटिकल मतलब क्या रे बेटा? आइडेंटिकल मतलब कैसे? देखो करके देखते हैं। डी फ्रुक्टोज, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH। पहली बात, इधर ही पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, फर्स्ट पे ही चेंज हो गया ना। हाँ, कीटोन नॉन टर्मिनल है, हाँ कीटोन सेकंड पे आएगा ना, नॉन टर्मिनल है ना बेटा। हाँ करेक्ट, बट अपन बाय डिफॉल्ट सेकंड पे लिखते हैं।
अच्छा, क्या फंडे इसके सेम होंगे? हाँ, एल फ्रुक्टोज में ओ एच इधर, टी फ्रुक्टोज में ओ एच इधर, इधर एच, इधर एच, इधर ओ एच, एच, ओ एच, एच, इधर ओ एच, एच, इधर एच, ओ एच, खत्म। डिसीजन मेकर ये वाला कार्बन। अच्छा, आप उसको सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन बोल लो या लास्ट कायरल कार्बन बोल लो, एक ही बात है। बेटर ऑब्वियसली लास्ट कायरल कार्बन बोलना सही है। इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने? 3, चेक। तो फ्रुक्टोज में 3 कायरल कार्बन है, फ्रुक्टोज में n इक्वल टू 3 होता है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 2n मतलब 2 क्यूब, मतलब 8 आइसोमर बनेंगे फ्रुक्टोज के। और यही ग्लूकोज में देखें तो n की वैल्यू होती है 4, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं 2 रेस टू n, मतलब 2 रेस टू 4 मतलब 16, स्वीट 16 आइसोमर्स बनेंगे इसके। है यस। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कूल।